गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। अब ये होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल को। अब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल होता क्या है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा खाने से होगा। अब क्या होगा, ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ना, ये ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है एक्टिवेट हो जाता है। इसके जो स्पर्म्स है ना वो जर्मिनेट होंगे, मतलब वेजिटेटिव फॉर्म में आएंगे जिसमें वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जैसे ही उस फॉर्म में आएंगे तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वहाँ पे स्टक नहीं होते। बट अगर एंटीबायोटिक के ज़्यादा खाने से हमारे स्टमक का या हमारे इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म हो गया है, मतलब कम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होंगे वो, उसके बाद ये इन्फेक्शन कोज करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन को इंजर्ड करेंगे। तो इससे क्या, इससे इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। अब देखते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है क्या। क्लोस्ट्रीडियम एक ग्रीक वर्ड है जो कि एक क्लस्टर, और इसका मतलब होता है स्पिंडल। अब ये ऑब्वियस है, जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ना वो स्पिंडल या रोड शेप बेसिलाई है। तो बेसिलाई हमें पता है रोड शेप के होते हैं। जो सेकंड इसका वर्ड है वो लैटिन वर्ड है डिफिसिल। डिफिसिल मतलब डिफ़िकल्ट। उसके बाद बैक्टीरिया के बारे में लिखा है कि इट इज़ एन एनएरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ये एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है, और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो भी रोड बेसिलाई of species Clostridium that cause antibiotic associated diarrhea and lead to pseudomembranous colitis। अब क्या होगा, जैसे ही एंटीबायोटिक खाने से हमारे बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म होगा, इरेडिकेट होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी देख के हमारे इंटेस्टाइन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, इंजर्ड करेंगे, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, कोलाइटिस, अ सीवियर इन्फेक्शन ऑफ कोलोन ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम द इरेडिकेशन ऑफ नॉर्मल गट फ्लोरा बाय एंटीबायोटिक्स। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे जो नॉर्मल गट फ्लोरा है ना वो क्या होगा, इरेडिकेट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर जे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो आप एंटीबायोटिक का ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, अब हम नॉर्मल फ्लोरा किसे कहते हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया ऑफ आवर बॉडी होते हैं, उसे हम लोग नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो उसकी वजह से जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, और फिर जो बेड हैं वो आके हमारी बॉडी में अटैक करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स ऐसे आप वायरल इन्फेक्शन में ना खाएं। किसी को फ्लू हो जाता है वो भी एंटीबायोटिक्स लेता है कि ना फ्लू जल्दी सही हो जाए। फ्लू या कोल्ड ये वायरल डिजीज़ है, ये अपने टाइम पे जाएंगी। आप 3 से 4 दिन तो कोई मेडिसिन ही ना लो, इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इतनी एंटीबायोटिक्स ना लें। उसके बाद है क्लोस्ट्रीडिया आर स्पोर फॉर्मिंग रोड्स। क्लोस्ट्रीडिया क्या है, स्पोर फॉर्मिंग रोड। इससे मैंने पहले ही कहा है कि ना एनवायरनमेंट में वो स्पोर फॉर्म में होते हैं, और उनके स्पोर्स इतने कोई ज़िद्दी होते हैं कि आप डिसइंफेक्ट भी करते हो ना अपने एनवायरनमेंट को, तो उसमें भी उसके स्पोर्स फिर भी रह जाते हैं। उसके बाद है क्लोस्ट्रीडियम डेफिलिस, ग्रीक वर्ड है, क्लस्टर मीन्स स्पिंडल, लैटिन डेफिसिल मीन्स डिफिकल्ट। इट इज़ एन एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई ऑफ स्पीशीज क्लोस्ट्रीडियम दैट कॉज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड diarrhea and leads to pseudomembranous colitis, a severe infection of colon often resulting from the eradication of normal gut flora by antibiotics. Clostridia are spore forming rods. रिस्क फैक्टर। अब कौन ज़्यादा रिस्क पे होगा, वो जिसकी एज ज़्यादा होगी, वो जिसकी इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, वो जो कि हॉस्पिटल से आए हैं,
या वो जिनको इंटेस्टाइनल इलनेस है। कौन सी? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या कोलोन कैंसर है। रिस्क फैक्टर, एज 65 और ओल्डर। सेकंड, हेड सर्जरी ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। थर्ड, रिसेंटली स्टेड इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में रहने से क्या होगा? हॉस्पिटल में ये जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए जो हॉस्पिटल से आते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो। तो इसीलिए आप अगर एडमिट हो हॉस्पिटल में तो अपने डॉक्टर को कहो जब वो आपके पास आए आपके चेकअप के लिए तो वो अपने हैंड वॉश किसी भी अच्छे एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल हैंड वॉश से वॉश करके आए, या तो वो जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है ना वो यूज़ करके आपका चेकअप करें। तो इससे क्या होगा? आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। हैव सीरियस intestinal illness such as colon cancer और inflammatory bowel disease। उसके बाद है इन्फेक्शन सोर्स, मतलब ये जो इन्फेक्शन सोर्स क्या है, मतलब वो बैक्टीरिया कहाँ से आता है। अब मैंने पहले ही कहा कि ये एनवायरनमेंट में, हमारे सॉइल में, एयर में, वाटर में या एनिमल या ह्यूमन के फीसेस में होता है। उसके बाद मोस्टली ये उन जगहों पे होगा जहाँ पे ज़्यादा क्राउड, मतलब जैसे हॉस्पिटल हो गए या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई जहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल हाई होगा। अब क्या है इन्फेक्शन सोर्स? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कैन बी फाउंड थ्रू आउट द एनवायरनमेंट इन सॉइल, एयर, water and human and animal feces. It is most common in hospitals and other healthcare facilities where high percentage of people carry the bacteria. अब है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कैसे ये हमारी बॉडी में जाके अटैक करेगा। अब क्या होता है, पहला जो इसका होगा ना वो होगा डिसरप्शन ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोनिक फ्लोरा। ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से हमारे कोलोन का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इरेडिकेट हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल हमारे फूड में, कंटामिनेटेड फूड खाया है, हमारे फूड में आ गया है, तो वो क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन में आएगा, स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट को वो पास कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो स्पोर फॉर्म में होगा और इसके स्पोर फॉर्म उस एसिडिक मीडियम को पास कर लेते हैं। उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन दिखती हैं, उनके स्पोर्स वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, कॉलोनीज़ बनाएंगे। कॉलोनीज़ बनाने के बाद वो क्या करेंगे, टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे। दो तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक तो टॉक्सिन ए, दूसरा टॉक्सिन बी। फिर टॉक्सिन्स जाके बाइंड करेंगे हमारे इंटेस्टाइनल एपिथीलियम को। जैसे एपिथीलियम को बाइंड करेंगे उसके बाद वो अंदर पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट करने के बाद म्यूकोजल इंजरी हो जाएगी जिससे इन्फ्लेमेशन होगी और फ्लूइड सीक्रेशन होगी। जैसे ही इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ से फ्लूइड सीक्रेट होगा और अल्टीमेटली इट विल कॉज कोलाइटिस एंड डायरिया। अब हम शुरू से देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, डिसरप्शन ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोनिक फ्लोरा फर्स्ट। सेकेंड, colonization with C. difficile, production of toxin A and toxin B, binding to the receptors on the intestinal epithelium, mucosal injury, inflammation and fluid secretion. Last is colitis and the diarrhea. लास्ट में क्या होगा, कोलाइटिस होगा एंड डायरिया होगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, अब इन्फेक्शन हो गया उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। पहला तो डायरिया होगा और जैसे मैंने कहा कि ये फूड से आपके बॉडी के अंदर जाएंगे तो स्टमक में जाएंगे, स्टमक में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो वाटरी डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। मलेज क्या होता है, फटीक सा फील करना, कुछ भी अच्छा ना लगना, उसे हम लोग मलेज कहते हैं। दूसरा है नोजिया, मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। डिहाइड्रेशन, डायरिया होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, अब स्टमक में या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो भूख नहीं लगेगी, फिर उसके वजह से क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। ब्लड एंड पस इन स्टूल, जो स्टूल है उसमें ब्लड होगा या पस होगा तो उसे हम लोग डायसेंट्री भी कहेंगे, तो डायसेंट्री भी हो गया। उसके बाद है
कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिसके ज़्यादा खाने से हमें सी डेफिलिस होता है। तो जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स, जैसे हम लोग मोस्टली पेनिसिलिन खाते हैं, ऑगमेंटन, उसमें क्या होता है, पेनिसिलिन ही तो होता है, तो हम लोग मोस्टली ऑगमेंटन खाते हैं कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो इसीलिए हमें ये जो चार है ना, वो तो ऑब्वियसली इन एंटीबायोटिक्स से हमें इतनी नहीं खानी चाहिए। अगर हाँ आपको इन्फेक्शन है तो आप लो, वहाँ तक लो जहाँ तक आपका ट्रीटमेंट है। 7 डेज़ का है 7 डेज़ लो, 15 दिन का है 15 दिन लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने 15 डेज़ की दिए, हम लोग 1 मंथ के लिए ले लेते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है, इसे ना करें प्लीज़। तो कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं इन्वॉल्व? फ्लोरोक्विनोलोन, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन एंड क्लेंडामाइसिन। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? अगर डायरिया ज़्यादा हुआ तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाएंगे। बॉडी फ्लूइड्स कम होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड्स कम होंगे। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम वगैरह कम होगा तो उससे क्या होगा, हाइपोटेंशन, और वो डेंजरस हाइपोटेंशन होगा अगर हमारा बॉडी फ्लूइड्स एकदम से लो हो गए तो। उसके बाद क्या होगा, किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब देखें, डिहाइड्रेशन हो गया है, बॉडी फ्लूइड्स कम हो गए हैं, तो क्या होगा, इतना ब्लड किडनी के पास नहीं जाएगा कि वो उसे फिल्टर करे और यूरिन में कन्वर्ट करे। अब एक मशीन है, हम लोगों ने ऐसे ही चला दिए, उसका कोई काम नहीं है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो क्या होगी, वो तो ख़राब होनी है ना। तो किडनी अपना काम कर रही है लेकिन उसमें ब्लड इतना है ही नहीं, हाइपोटेंशन हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो किडनी फेलियर की तरफ तो जाएगी ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाइपोटेंशन एंड द किडनी फेलियर। अब हम कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। Several diarrhea can lead to significant loss of electrolytes and the fluid. This make difficult to your body to function normally and cause blood pressure to drop dangerously low. Second, kidney failure. In some cases, dehydration occur rapidly that kidney function deteriorates. उसके बाद है डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, सेल साइटोटॉक्सिसिटी एनालिसिस, एसे, एंजाइम इम्यूनोएसे, एक्सरे और सीटी स्कैन करवाएंगे इंटेस्टाइन का कि जो हमारा कोलाइटिस है उसमें कितना डैमेज आया है। उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कैसा है। अगर जो इन्फेक्शन माइल्ड है और मॉडरेट है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे 5 mg, और हर 8 घंटे मतलब 8 आवर्सली हम लोग उसे देंगे मेट्रोनिडाजोल फॉर 10 to 14 डेज। अगर जे इन्फेक्शन सिवियर है, मतलब जो डिजीज़ है वो सिवियर है, तो उसमें हम लोग देंगे वेंकोमाइसिन 120 mg देंगे 6 आवर्सली, या तो हम लोग इसमें देंगे फिडोक्सामाइसिन। अब जे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सिवियर है और वेंकोमाइसिन 120 mg देने से ये सही नहीं होता, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वेंकोमाइसिन का डोज इंक्रीज़ कर देंगे और उसका डोज क्या कर देंगे हम लोग 500 mg 6 आवर्ली उसका डोज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा भी है, अगर जे इन्फेक्शन मतलब ये ऐसा इन्फेक्शन है रिकरेंट इन्फेक्शन है, मतलब एक दफ़ा हुआ तो एक दफ़ा इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के फिर से होगा, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग ये दोबारा इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होगा, हम लोग अपने कोलोन को रीपॉपुलेट करेंगे विद द हेल्दी बैक्टीरिया। हम लोग किसी भी दूसरे पर्सन का स्टूल लेके उसके कोलोन में पुट करवाएंगे थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कोलोनोस्कोप कहते हैं। सही है। अब इस टेक्निक मतलब ये जो टेक्निक है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, इसमें क्या होगा, रीपॉपुलेट द कोलोन विद द हेल्दी बैक्टीरिया। इट्स ऑफन डन बाय पुटिंग एन अदर person's stool in your colon using a device called a colonoscope.
अब इसके लास्ट में क्या होगा, प्रिवेंशन। इसके प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो हम लोग अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या कहेंगे कि आप जब भी हमें एग्जामिन करो तो क्या करें, आप अपने जो हैंड है ना वो वॉश करें या किसी सैनिटाइज़र को यूज़ करके उसके बाद करें। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये है कि कोई भी अगर इक्विपमेंट हमारी हॉस्पिटल रूम में लाया जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे सैनिटाइज़ करके हमारे रूम में रखा जाए। दूसरा, कुछ भी खाने से पहले हम लोग अपने हाथ धोएंगे किसी भी अच्छे सोप, मतलब एंटी माइक्रोबियल सोप से। अब क्या है, आस्क योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू वॉश देयर हैंड थॉरोली बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर यू। सेकेंड इसका पॉइंट है, रिक्वेस्ट दैट ऑल मेडिकल इक्विपमेंट बी सैनिटाइज्ड बिफोर बीइंग ब्रॉट इनटू योर रूम। थर्ड, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द बाथरूम और बिफोर ईटिंग। बाथरूम यूज़ करने के बाद और खाना खाने से पहले हम अपने हाथ धोएंगे।